डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई आओ घर पर पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारी ये कक्षा 10 की विज्ञान विषय की मानव तंत्र की श्रृंखला में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो हम आपको इसमें हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, जिनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप उन्हें डायरेक्ट भी देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं मानव के अंदर तीसरी जो तंत्र है। पहले 2 तंत्रों के बारे में बात कर चुके हैं। तीसरा तंत्र जो है वो है रक्त और परिसंचरण तंत्र। रक्त व परिसंचरण तंत्र। अब अपन सबसे पहले तो बात करते हैं कि रक्त क्या है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं रक्त हमारे शरीर में लाल रंग का बहता हुआ एक तरल है और ये एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक से मतलब होता है ऐसा ऊतक जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़े। चूंकि रक्त पूरे शरीर में परिवहन करता रहता है, इसीलिए रक्त सभी अंगों को आपस में एक दूसरे के संयोजन में जोड़े रखता है, इसीलिए इसे संयोजी ऊतक कहा जाता है। अब बात आती है रक्त में होता क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमारे रक्त के अंदर होती है। देखिए, रक्त में मुख्यतः 2 चीजें होती हैं। जनरली इस तरीके से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। अगर आप बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा जो है प्रोटीन जल इस तरह एंटीबॉडीज इन तरीके की चीजों से मिलकर बना हुआ एक निर्जीव जो है द्रव्य होता है, जिसके अंदर रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रक्त में यदि आप देखें तो लगभग 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 45% लगभग रक्त कोशिकाएं होती हैं। यदि आप रक्त कोशिकाओं को जानें कि रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नंबर 1, लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, नॉट सेल्स बट कॉर्पसल्स। उसका भी कारण बताऊंगा कि कॉर्पसल्स क्यों कहते हैं और सेल्स कब होती हैं। नंबर 2, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरी है प्लेटलेट्स। RBC का मतलब होता है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। WBC का मतलब होता है श्वेत रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं, और तीसरी है प्लेटलेट, जिसका मतलब होता है बिंबाणु। देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, हम इनके आगे कणिकाएं लिख रहे हैं क्योंकि स्तनधारी जो होते हैं उनमें लाल रुधिर कोशिकाएं कणिकाएं जो होती हैं उनमें केंद्रक नहीं होता। केंद्रक ना होने की वजह से उनको लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। यदि केंद्रक होता तो हम उन्हें कोशिकाएं कह देते। अब बात आती है कि लाल रुधिर कणिकाएं होती क्या है और ये क्या कार्य करती हैं और इनकी संख्या कितनी होती है और इनका जीवन काल कितना है। देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं हमारे रक्त में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, 99% लगभग। ये लाल रुधिर कणिकाओं का काम है शरीर में जो रुधिर में जो ऑक्सीजन घुल के जाती है वो इन लाल रुधिर कणिकाओं के द्वारा ही जाती है। तो ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहर लाना, ठीक है, दोनों काम करती हैं। ऑक्सीजन को ले जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहर लाने का काम भी ये लाल रुधिर कणिकाएं ही करती हैं। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, 120 डेज। नर में मेल जो होते हैं उनमें इनकी संख्या थोड़ी ज्यादा होती है और फीमेल के अंदर इनकी संख्या कम होती है। इन लाल रुधिर कणिकाओं में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है और इसी की वजह से हमारी लाल रुधिर कणिकाओं का जो रंग है वो लाल रहता है। इसी हीमोग्लोबिन में लोह कण पाया जाता है, Fe पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। इसी कारण से हमारी लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, हम कहते हैं ना हीमोग्लोबिन कम हो गया तो इसका मतलब लोह तत्व हम लेते हैं, तब हमारी हीमोग्लोबिन की पूर्ति हो जाती है। क्योंकि लोहा जो है वो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाई जाती है। जितनी ज्यादा लाल रुधिर कणिकाएं होंगी उतना ही ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक आदान प्रदान आसानी से हो पाएगा। अब दूसरी कोशिकाएं जो आती हैं वो है WBC, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। देखिए, श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं
इनको सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं, सैनिक कोशिकाएं। अब आप जैसा कि जानते ही हैं सब, सैनिकों का क्या काम क्या होता है? सीमा पर देश की सुरक्षा करना। इसी तरीके से इन डब्ल्यूबीसी या श्वेत रुधिर कणिकाओं का काम है हमारे शरीर की सुरक्षा करना। ये हमारे रक्त में घूमती रहती हैं और जब हमारे शरीर में बाहर से कोई भी एंटीजन अर्थात कोई भी रोगाणु, विषाणु, वायरस जो भी कुछ आता है उससे ये लड़ाई करती हैं और उससे हमारे शरीर का बचाव करती हैं। इसीलिए इनको श्वेत रुधिर कणिकाएं भी या सैनिक कोशिकाएं भी कहा जाता है। इनकी संख्या सामान्यतः लाल रुधिर कणिकाओं जो होती हैं उनसे कम होती हैं और इनमें केंद्रक बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। किसी में गोल केंद्रक, कई तरीके की होती हैं, तो किसी में गोल केंद्रक है, किसी में ताराकार केंद्रक होता है ना, इस तरीके से किसी में बिंदु के आकार का केंद्रक होता है। तो इस तरीके से इनको अलग अलग प्रकार के उसके आधार पर कई तरीके से बांटा जाता है। अब उसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो प्लेटलेट्स, जिन्हें बिंबाणु भी कहते हैं। देखिए इनका काम है रुधिर का थक्का बनाना, रुधिर का थक्का बनाना। आप ये मान सकते हैं कि हमारी जो रुधिर वाहिकाएं हैं, रुधिर वाहिनियां हैं, इन वाहिनियों की जो दीवार होती है वो दीवार प्लेटलेट या बिंबाणु के द्वारा ही बनी होती है और इनकी संख्या जो होती है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। एक घन मिलीमीटर में इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख के लगभग होती है। प्लेटलेट की संख्या कई बार ऐसा होता है जैसे डेंगू होता है, डेंगू के कारण जो है प्लेटलेट की संख्या हमारे शरीर में कम हो जाती है, 20,000 तक भी पहुंच जाती है। इससे ज्यादा कम हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की जो है ब्लड हिमरेज जिसे कहते हैं, बाहर निकलना ब्लड का, वो नलिकाओं से, रुधिर वाहिनिकाओं से ब्लड बाहर निकलने लग जाता है। अब ये तो रही हमारी रक्त की बात। अब बात करते हैं हम रक्त के परिसंचरण तंत्र की। अभी पहले परिसंचरण तंत्र से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं जो रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। एक तो होती हैं आपकी, नंबर 1 तो है धमनियां और दूसरी होती हैं शिराएं। देखिए दोनों में क्या अंतर है। धमनियां जो होती हैं ये रक्त को हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाती हैं, हृदय से, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, हृदय से शरीर के अंगों तक ले जाना, ले जाना। उसके बाद शिराओं की बात आती है। शिराओं का काम होता है शरीर से रक्त को हृदय तक लाना। अब देखिए इनमें प्रेशर ज्यादा होता है, धमनियां जो होती हैं इनमें प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि ये रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ले जाती हैं, तो इनमें प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसलिए इनकी दीवार जो होती है वो मोटी होती है। शिराएं जो होती हैं वो शरीर से रक्त को हृदय तक लाती हैं, इसलिए चूंकि इनमें प्रेशर कम होता है इसीलिए इनकी दीवार जो होती है वो पतली होती है। सामान्यतः धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, प्योर। शुद्ध रक्त का मतलब है ऑक्सीजनित, और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है सामान्यतः। 1-2 धमनी और शिराएं ऐसी हैं जिनमें इसका उल्टा हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि सामान्यतः धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अब एक तो आ गई हमारी रक्त वाहिकाएं। हमारे परिसंचरण तंत्र में 2 ही चीजें होती हैं, एक तो रक्त वाहिकाएं होती हैं और दूसरा हमारा होता है हृदय। अब हम हृदय के बारे में जानते हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं हमारा हृदय जो है वो एक 4 कोष्ठीय अंग है। 4 कोष्ठ पाए जाते हैं हमारे हृदय के अंदर। मैं यहां पर हृदय का चित्र भी बना देता हूं अभी। हृदय, हार्ट जिसे कहते हैं, हमारा हृदय चतुर्कोष्ठीय एक अंग है। सामान्यतः अपन इसको इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं। ये एक मासल संरचना है जिसमें दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। वैसे ये दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं, मतलब इसमें 2 झिल्लियां पाई जाती हैं हृदय के अंदर और इस तरीके से इसमें 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। यूं
ये ऊपर वाले जो दो हिस्से हैं इनको आलिंद कहा जाता है, और निचले वाले जो हिस्से होते हैं उनको निलय कहा जाता है। ये हमारे हृदय की संरचना है। यहां पर जो है बायां आलिंद है, ये वाला हिस्सा बायां आलिंद है, ये बायां निलय है, ये दायां आलिंद है और ये दायां निलय है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारे हृदय के बाएं हिस्से में शुद्ध रक्त बहता है, प्योर शुद्ध रक्त हमारे शरीर के हृदय के दाएं हिस्से में आता है, वो बाएं हिस्से में, बाएं में, लेफ्ट में। अब देखिए ये जो आप बायां हिस्सा देख रहे हैं इसमें शुद्ध रक्त जो है वो आएगा बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में से बाएं निलय के अंदर यहां पर जो है द्विबलन कपाट पाया जाता है। द्विबलन कपाट बोलते हैं इसको, बाइकस्पिड कपाट, बाइकस्पिड द्विबलन। इससे बाएं निलय में पहुंचता है और बाएं निलय से पूरे शरीर में ये शुद्ध रक्त पंप कर दिया जाता है। सारा शरीर में शुद्ध रक्त चलता रहता है। जब वो रक्त कोशिकाओं तक पहुंचता है तो वो अशुद्ध होता है और अशुद्ध होने के बाद वो वापस आता है दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से त्रिबलन कपाट होता है ये यहां पर, इससे ये पहुंचता है दाएं निलय में और दाएं निलय से इसको फिर पंप कर दिया जाता है फेफड़ों के अंदर। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि हमारा हृदय जो है उसमें 4 चैम्बर हैं, 4 कोष्ठ हैं। बाएं साइड वाले ऊपर का कोष्ठ जो होता है उसे बाएं आलिंद कहते हैं, नीचे वाला जो कोष्ठ होता है उसे बायां निलय कहते हैं। दाएं साइड में दायां आलिंद होता है और नीचे दायां निलय होता है। तो बाएं आलिंद में सबसे पहले शुद्ध रक्त आएगा बाएं साइड में, तो बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त आएगा। यहां से द्विबलन कपाट है, द्विबलन कपाट से होता हुआ बाएं निलय में पहुंचेगा, बाएं निलय से शरीर को भेज दिया जाएगा। शरीर से अशुद्ध रक्त इकट्ठा होकर आएगा दाएं आलिंद में और दाएं आलिंद से त्रिबलन कपाट से होते हुए दाएं निलय में पहुंचेगा। दाएं निलय से ये सीधा आपके फेफड़ों के अंदर पंप कर दिया जाएगा। अशुद्ध रक्त इधर आता है और शुद्ध रक्त इधर आता है। तो ये जो अशुद्ध रक्त है, ये अशुद्ध रक्त फिर पहुंचता है फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों में जाके ये शुद्ध होता है। शुद्ध होने के बाद ये वापस बाएं आलिंद में आ जाता है। तो हमारा हृदय जो है एक दो आवरणों से बनी हुई संरचना है, बाहर का आवरण और अंदर का आवरण। बाहर का आवरण पेरिकार्डियल बोलते हैं उसको। इसके अलावा हमारे हृदय में आप बाईं साइड में जो है बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में बाइकस्पिड कपाट पाया जाता है, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में ट्राइकस्पिड कपाट पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये देख रहे हैं आप दोनों चैम्बर जो हैं, बायां आलिंद और दायां आलिंद, इन दोनों के बीच में भी यहां पर कपाट है। ये इसको बोलते हैं आलिंद कपाट, ये यहां पर निलय कपाट है, इसको बोलते हैं निलय कपाट। ठीक है, तो ये आलिंदों को दूर करने वाला कपाट आलिंद कपाट हो गया और निलयों को दूर करने वाला निलय निलय कपाट हो गया। इसके अलावा ये दाएं आलिंद और दाएं निलय को ये कर रहा है आलिंद निलय कपाट। यहां पर ये इनको दूर कर रहा है, इसको बोलेंगे आलिंद निलय कपाट। बायां आलिंद निलय कपाट, दायां आलिंद निलय कपाट। इसके अलावा आप देखिए इसमें हृदय जो होता है यहां पर पहले होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। सबसे पहले साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं इसको, साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड से ये जो है इसको पेस मेकर कहा जाता है। जब हमारा हृदय धड़कता है तो इस पेस मेकर की सहायता से धड़कता है। पहले इसमें आवेग उत्पन्न होते हैं, फिर इसके बाद एवीएन में आवेग पहुंचते हैं, एवीएन से बंडल ऑफ हिस में पहुंचते हैं, बंडल ऑफ हिस, और उसके बाद फिर पुरकिंजे के तंतुओं में पहुंचते हैं। पुरकिंजे के तंतु पूरे हृदय की दीवार पर फैले रहते हैं और उससे फिर पूरा हृदय हमारा जो है वो धड़कता है या आप कहिए एक तरीके से पंपिंग करता है। तो ये हमें बस इतना ही समझना है हृदय के बारे में, कक्षा 10 के लेवल पर इतना ही है। इसके बाद इसके आगे इसके बारे में किसी दिन और मैं आपको वीडियो डाल दूंगा अलग से, जिसमें आप पूरे हृदय की संरचना पढ़ पाएंगे। अब हम बात करते हैं, हृदय की हमने बात कर ली है, धमनियों की बात कर ली है। अब हम मेन बात पे आते हैं, परिसंचरण तंत्र। क्या हमारे हृदय में रक्त का परिसंचरण किस प्रकार से होता है? देखिए मैं यहां पर एक फ्लो चार्ट बना, एक आप समझिए समझने के हिसाब से एक डायग्राम बना रहा हूं, जिससे आपको हमारे रक्त में परिसंचरण तंत्र समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर हम मान लेते हैं हमारा हृदय जो है प्रतीक रूप में 4 कोष्ठीय बनाया गया है। ये 4 कोष्ठ हो गए इसके इस तरीके से, और ये हमारा शरीर है और इधर हमारे फेफड़े हैं। दोहरा परिसंचरण होता है हमारे शरीर के अंदर, रक्त के अंदर।
रक्त जो है हमारे हृदय में 2 बार आता है, एक बार बाईं साइड में आएगा, फिर वही रक्त पहले दाईं साइड में आएगा और तब जाके वो शुद्ध होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है कि जो शुद्ध रक्त है वो शुद्ध रक्त हमारे इस शरीर के अंदर आएगा और ये आएगा इस तरीके से महाधमनी के द्वारा। महाधमनी, महाधमनी शरीर में रक्त को, शुद्ध रक्त को लाएगी। उसके बाद ये रक्त पूरे शरीर में जब घूमेगा तो ये अशुद्ध होगा और अशुद्ध होने के बाद ये रक्त पहुंचेगा आपके इस दाएं आलिंद, दाएं आलिंद में, यूं। ये है आपका दायां आलिंद, ये है बायां आलिंद, ये है आपका बायां निलय और इधर है दायां निलय। अब आप समझ ही रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने शुरुआत की है शुद्ध रक्त से, कि शुद्ध रक्त बाएं निलय में है और बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा शरीर में पहुंचा है। शरीर से ये शुद्ध अशुद्ध होकर ये सीधा हमारे दाएं आलिंद में पहुंच जाता है। तो दाएं आलिंद से ये दाएं निलय में पहुंचता है और दाएं निलय से ये हमारी फेफड़ों के अंदर पहुंच जाता है इस तरीके से। अब ये किसके द्वारा पहुंचेगा? ये होती है फुफ्फुस धमनी। हृदय से शरीर के अंगों की ओर कौन ले जाता है? धमनी। फेफड़ों को ले जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी यहां पर रक्त को शुद्ध होने भेजेगी फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों के अंदर रक्त शुद्ध होगा और यहां से शुद्ध होता हुआ रक्त आएगा हमारे बाएं आलिंद में। ठीक है, बाएं आलिंद में आएगा और बाएं आलिंद में आता है ये इस तरीके से। ये इसको बोलते हैं, ये जो लेके आता है, चूंकि रक्त को हृदय की ओर लाया जा रहा है इसलिए ये होती है फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस से आ रहा है इसलिए इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा बाएं आलिंद में ले आई, बाएं आलिंद से बाएं निले में गया, बाएं निले से महाधमनी शरीर में ले गई, शरीर से महाशिरा द्वारा, शरीर से महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में लाया गया, दाएं आलिंद से दाएं निलय में लाया गया और दाएं निलय से फुफ्फुस धमनी के द्वारा इसको कहां पहुंचा दिया गया? फेफड़ों के अंदर पहुंचा दिया गया। फेफड़ों में ये शुद्ध हुआ। अब देखिए एक बार ये रक्त आया यहां पर शुद्ध, यहां से शरीर में गया, शरीर से अशुद्ध हो गया, फिर वापस यही रक्त आया, उसके बाद शुद्ध हुआ। तो रक्त का 2 बार परिसंचरण हुआ, इसीलिए इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण। इसके अलावा अब इसमें एक पॉइंट और बचा है, वो है हमारा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। जैसा कि आप जानते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं कि रक्त समूह के बारे में हमारा एक वीडियो पहले ही मैं डाल चुका हूं, उस लिंक भी मैं आपको दे दूंगा और आप डायरेक्टली भी हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं। तो रक्त समूह को आप वहां से पढ़िएगा और इसके अलावा बाकी सब कुछ हृदय परिसंचरण तंत्र में आपको क्लियर करा चुका हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।